अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकबूल आज़ाद। कायनात पे अगर हम गौर करते हैं तो हर चीज़ में एक मनसूबाबंदी नज़र आती है। दिन रात हूँ या मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल एक मनसूबाबंदी के तहत आते और जाते हैं। इसी तरह अगर तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं तो उन ममालिक में हर काम जो भी किया जाता है वो मनसूबाबंदी के तहत ही किया जाता है। इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि इस मंसूबे से आइंदा आने वाली नस्लों को कोई नुकसान न हो, बल्कि वो भी उसी तरह मुस्तफ़ीद हों जिस तरह वो मंसूबा बनाने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़ीद हुई थी। तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर हम बरतानिया की मिसाल ले लें तो बरतानिया दुनिया के गुंजान तरीन आबाद ममालिक में से एक है। वहाँ कोई भी मकान, दुकान, सड़क, प्लाजा या शॉपिंग मॉल उस मंसूबे को बनाते वक्त ये मद्देनज़र रखा जाता है कि इससे आने वाली नस्लों को क्या फ़ायदा होगा। मकान की अगर हम बात कर लें तो वहाँ मकान हुकूमत बना के देती है और बैंक से कर्ज़ा लेकर हासिल करना पड़ता है। उस मकान में कोई भी एक्सटेंशन अगर आप करना चाहें, कोई भी तब्दीली करना चाहें तो उसके लिए प्लानिंग परमिशन लेना पड़ती है। वो दरख्वास्त देकर ही उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है। उस दरख्वास्त की अच्छी खासी फ़ीस होती है। वो फ़ीस अदा करने के बाद, मंजूरी के बाद ही कोई शख्स उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकता है। इसके अलावा बरतानिया में कोई स्कूल ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, कोई दुकान ऐसी नहीं है, कोई ऐसा एक मकान ऐसा नहीं है, कोई प्लाजा ऐसा नहीं है जिसमें माज़ूरों को उसी तरह रसाई हासिल ना हो जिस तरह एक आम शख्स को होती है, जहाँ व्हील चेयर ना जा सके। रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा ने बंदोबस्त अराजी करके यहाँ भी एक प्लानिंग के तहत सारे काम किए थे। यहाँ मस्जिद, मंदिर, दुकान, मकान, कब्रिस्तान और शमशान की अलग से एक जगह उसने रखी हुई थी। आज भी हमारे कदीमी कब्रिस्तान मौजूद हैं। गलियों को तब गैल कहा जाता था। वो गैलें भी बाकायदा से मेंटेन की जाती थी। उनकी चौड़ाई लंबाई जितनी भी होती थी वो हुकूमत ने तय की होती थी और उसकी पाबंदी तमाम शहरियों पे लाजमी थी। चरागाहें थीं और इस तरह से दीगर बैंकें थी जहां लोग जाके अपने माल मवेशी चराते थे। 1947 के बाद जब हम सब आज़ाद हो गए तो फिर हमें हर काम की आज़ादी मिल गई। यहाँ बेहंगम अब अरतें बनना शुरू हो गई, बेहंगम दुकानें बनना शुरू हो गई, बेहंगम बाज़ार बनना शुरू हो गए। जूं जूं आबादी बढ़ती गई तो किसी प्लानिंग का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब सूरत हाल ये है, वो महल्ले और वो शहर ऐसे बन गए हैं कि तंग गलियां हैं, तंग बाज़ार हैं, वहाँ से गुज़रना इंसानों के लिए मुश्किल है। अब इन बाज़ारों से लोग निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन हर एक के बस में नहीं है कि वो अपना आबाई मकान छोड़ के कोई नया मकान ख़रीद के वहाँ आराम से ज़िंदगी गुजर सके। इस बढ़ती हुई आबादी की वजह से वहाँ पोल्यूशन भी है, गंदगी भी है और सेहत की सहूलियात भी नहीं है, तालीम की सहूलियात भी नहीं है और मसाइल ही मसाइल बनते जा रहे हैं। अगर हम खुरेटा शहर की मिसाल ही ले लें, ये शहर 1947 के बाद नाला बांध के करीब आबाद होना शुरू हुआ। इसमें आबाद हुए लोगों की एक बड़ी तादाद राजौरी और जम्मू से ताल्लुक़ रखती है। जिसको जहाँ जगह मिली उसने अपना मकान तामीर करना शुरू कर दिया। इस चीज़ के कतई नज़र के आने वाले दिनों में उसे सड़क की भी ज़रूरत होगी, उसके पास गाड़ी भी होगी, उसके पास निकासी आब का इंतज़ाम भी होना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने जहन में नहीं रखी, जिसकी वजह से खुरेटा शहर का जो मोहल्ला है वो रहने के काबिल नहीं रहा। उसकी गलियाँ तंग और तारीक हैं, वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल है। इसी तरह इस शहर की जब आबादी बढ़ गई तो यहाँ पानी का कोई मंसूबा नहीं लगाया गया। यहाँ ब्रिगेडियर हयात के ज़माने का एक टैंक और वाटर सप्लाई मौजूद है। उसके बाद आज तक तकरीबन 40 साल गुजर गए हैं तो किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस शहर के लिए पानी का बंदोबस्त भी कर दे। इस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। अब वो कचरा उठाकर फेंके कहाँ? गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक ऐसी जगह मुख्तस करती जहां कचरे को ठिकाने लगाया जा सकता था, लेकिन इसकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरह अगर हम हस्पतालों की बात करें तो यहाँ के एक शख्स सरदार अजीज़ ने एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी की मोहलत ना दी, जिसकी वजह से वो मंसूबा अधूरा रह गया।
یہ ہسپتال برطانیہ کے کسی ہسپتال سے اسٹرکچر وائز کم نہیں ہے، لیکن فنکشنل نہیں ہو سکا۔ اب اس میں محدود پیمانے پر OPD چل رہی ہے۔ یہاں کی حکومت کی اور یہاں کے نمائندگان کی اتنی نااہلی دیکھیں کہ اس منصوبے کو وہ چلا نہیں سکے ہیں۔ یہاں THQ ایک ہاسپٹل ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹرز نام کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہے۔ یہاں ایک عملے کی بہت بڑی تعداد ہے، 3-4 ڈاکٹرز ہیں، پھر اس کے بعد پیرامیڈکس ہیں اور دیگر عملہ ہے۔ یہاں کروڑوں میں اس کا بجٹ بنتا ہے، اس کی منتھلی پے جو ہے وہ 50-60 لاکھ سے اوپر بنتی ہے، لیکن وہ سارا عملہ اس لیے وہاں بیٹھا ہے کہ وہاں ڈسپرین کی گولی بھی نہیں ملتی اور نہ ہی مرہم پٹی ملتی ہے۔ وہ سارے لوگ وہاں محض اس لیے بیٹھے ہیں، جب کوئی مریض آ جاتا ہے تو اسے ریفر کیا جاتا ہے کہ اسے کوٹلی لے جائیں، اور کوٹلی والے اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس مریض کو آپ اسلام آباد لے جائیں۔ پچھلے دنوں عمران خان نے جب صحت کارڈ کا اجرا کیا تو اس کے بعد کوئی بھی ہسپتال اس مطلوبہ شرائط پہ پورا اتر نہیں رہا تھا۔ ایک یونس میڈیکل سینٹر تمام تر شرائط کو پورا کرتا تھا۔ یہ یونس میڈیکل سینٹر ڈاکٹر بشیر خود چلا رہے ہیں۔ ایک شخص نے اتنا انتظام کر لیا ہے کہ وہ کوئٹہ کی تمام آبادی کے ضروریات کو میڈیکل کی وہ پوری کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی جتنی وہ تنخواہیں دیتی ہے، اتنے ایک ماہ کی تنخواہ سے اتنی بڑی فیسلٹی بنائی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کا نہ کوئی ویژن تھا، نہ کسی نے اس طرف کوئی سوچا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کی اگر ہم بات کریں تو تعلیمی اداروں کو حکومت جان بوجھ کے مکمل طور پہ ختم کر رہی ہے۔ انفراسٹرکچر کی ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے نہ تو کرسی ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے۔ حکومت جیسے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پارکس یہ ہر شہر کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ پارکس ہوں، کھیل کے میدان ہوں، سب کو حکومت نے نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو عوام کو اپنے سیاسی نمائندگان کے سامنے رکھنے چاہیے۔ ہمارے عوام وقتی مفاد کی خاطر اپنے قومی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اب جو بہنگم عمارتیں بنی ہوئی ہیں یا بہنگم طریقے سے یہ شہر بنے ہوئے ہیں، ان شہروں کو دوبارہ سے مسمار کر کے ہی نئے طریقے سے پلاننگ کر کے بنایا جا سکے، ادروائز ہماری نسلوں کے لیے یہ شہر نہ رہنے کے قابل ہوں گے اور نہ ہی یہ مکان رہنے کے قابل ہوں گے۔